लाइव आ रही हूँ। बहुत दिनों से मैंने सोचा था कि लाइव आके बहुत सारी बातें जो जानकारी है उसको मैं बताऊं, लेकिन वैसा कुछ मौका बना नहीं। फिलहाल मेरे लाइव आने का एक ही मकसद है कि जो भी जानकारी मेरे पास में है, पता नहीं जिस तरह का माहौल चल रहा है कल हो ना हो, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि जो भी जानकारी मेरे पास में है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में क्यों अंग्रेजी कानून लागू नहीं होते, या फिर क्यों जो लागू होने के बहुत है, उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाह रही हूँ। तो मैं अरविंद केजरीवाल के द्वारा लिखी गई एक किताब है, बताना चाहूंगी आप लोगों को। इस किताब में लिखता कि भारत पर लागू होने अंग्रेजी कानून इन इलाकों पर लागू नहीं होते थे। मतलब जिस समय में अंग्रेज भारत पर शासन करते थे तो जितने भी आदिवासी क्षेत्र थे वो अंग्रेजी कानून से बाहर रखे गए थे, जिनको उस समय में एक्सक्लूडेड एरिया और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया कहा जाता था। तो इस किताब में कहा जा रहा है कि 1950 में जब भारतीय संविधान बना और जो जितने भी भारतीय कानून थे, इंडियन कानून थे, सामान्य कानून थे, पुराने अंग्रेजी कानून थे, वो सभी इन आदिवासी क्षेत्रों पर भी लागू कर दिए गए। आज के डेट में जितने भी सामान्य कानून हम पे लागू हो के वो हम पे लागू नहीं होने चाहिए है, लेकिन चूंकि जानकारी के अभाव में या फिर कहिए 70 सालों में आज तक ना हमको ये बात पता है ना किसी जनप्रतिनिधि को पता है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी ये बात पता नहीं है कि 5वीं अनुसूची का मेन ऑब्जेक्ट क्या है या 5वीं अनुसूची क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट हम लोग देखते हैं तो उसमें दिखाई देता है कि सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की अनुसूची को ढंग से नहीं है। जितना भी का उल्लंघन हो रहा है, जो जनप्रतिनिधि हो गए या सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, उनकी वजह से जो सामान्य कानून हम पे लागू हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और 70 साल में जहां आदिवासी मालिक बनना चाहिए था, वो 70 साल में आज आदिवासी हर रोज मर रहा है, चाहे नक्सलिज्म के नाम पे या फिर विस्थापन के नाम पे। इस तरह करके वो हर रोज मर रहा है और अपने जल जंगल। आवाज आ रही है? बीच में थोड़ा नेटवर्क। सबको जय जोहार। आवाज आ रही है? नेटवर्क आ रही है? खैर, मैं अपनी बातों को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो इन 70 साल में हमारे जो जनप्रतिनिधि जो भी चुन के हम लोग भेजते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इस बात को आज तक समझ नहीं पाए हैं कि 5वीं अनुसूची असल में है क्या। तो 2.5 पेज में 5वीं अनुसूची को हम लोग तो लिख देते हैं। संविधान में 5वीं अनुसूची को तो लिख दिया गया है, 2.5 पेज में लिख दिया गया है, लेकिन इसमें असल में है क्या ये हमको आज तक मालूम नहीं है। तो संविधान के 5वीं अनुसूची में मुख्यतः बात जो होती है वो पैराग्राफ 5 के बारे में ज़्यादा डिस्कशन होता है कि आदिवासी क्षेत्रों में, 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में सामान्य कानून लागू है या नहीं है। कुल मिला के जब हम रामकृपाल भगत सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ते हैं, उसमें यह साफ साफ कहता है कि जितने भी पुराने अंग्रेजी कानून जो सामान्य क्षेत्रों में लागू होते थे, वह यह नहीं कहा जाएगा कि वो आदिवासी क्षेत्रों में भी लागू होंगे। यह संविधान के अनुच्छेद 372 में ये बातें लिखी हुई हैं। मतलब हमको ये समझना पड़ेगा कि ऐसे तो संविधान में लिखा गया है कि
सामान्य कानून वहाँ पे सीधे लागू नहीं होगा, लेकिन उसका जो इंटरप्रिटेशन किया जाता है संविधान का, सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज जो थे रामकृपाल भगत में, उसमें ये कहा कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में सामान्य कानून जो थे, पुराने जो कानून थे, अंग्रेजी कानून थे, वो सामान्य क्षेत्रों में जो लागू थे। उदाहरण के तौर पे हम अगर कहें कि सीआरपीसी, एक बात ये बात हमको जाननी पड़ेगी कि आईपीसी जब अंग्रेज यहाँ पे शासन करते थे, आईपीसी इंडियन पिनल कोड, वह आदिवासी क्षेत्रों में लागू था। एक क्वेश्चन आप लोगों का ये भी आया हुआ था कि आईपीसी आदिवासी क्षेत्रों में लागू है या नहीं। तो एक नागालैंड का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 1996 का, उसमें ये बात साफ साफ कहता है कि आदिवासी क्षेत्रों में आईपीसी लागू था, लेकिन सीआरपीसी लागू नहीं था। मतलब कोई भी पुलिस, मुख्यतः मेरे लाइव आने का यही मकसद है कि जिस तरह रोज के रोज आदिवासी जल जंगल जमीन से विस्थापित हो रहे हैं, ठीक है, और अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए वो जब आवाज़ उठाते हैं, विस्थापन से बचने के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो या तो उनको पुलिस केस लगा के जेल में डाल दिया जाता है, या फिर विस्थापन से बचने के लिए अगर वो हथियार उठा लेते हैं तो उनको नक्सली बता के मार दिया जाता है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि अंग्रेज जिस समय पे भारत पे शासन करते थे, तो हमारे पूर्वजों ने लड़ के हमको अधिकार दिलाए थे। एक क्वेश्चन ये भी उठा था कि 1833 ईस्वी, मतलब जिस समय बंगाल का रेगुलेशन बना था, उस समय पे आदिवासी आज़ाद हो चुके थे, ऐसा कुछ लोग हमको बता रहे हैं। असल में ये बात सही है। 1833 ईस्वी में जब बंगाल रेगुलेशन बना था या फिर बॉम्बे रेगुलेशन बना था, उस समय पे हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने लड़कर हमको ये अधिकार दिलाए थे, और जितने भी अंग्रेजी कानून थे उनको हमारे क्षेत्रों में लागू होने से रोक लिया, जिस कारण से आज भी वो जो सामान्य कानून उस समय पे हम पे लागू नहीं होते थे, वो आज भी हम पे लागू नहीं होते हैं। ये संविधान का 372(1) कहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, जितने भी पुराने कानून थे वो भारत का संविधान का अनुच्छेद 395 के तहत वो रिपील हो चुका है, वो अभी लागू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत बार बातें करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का, यानी कि सत्ता का हस्तांतरण का अधिनियम जो होता है उसके बारे में बातें करते हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का कहना है, बुद्धिजीवियों का कहना है कि नहीं, ये सारे जो कानून है वो संविधान के अनुच्छेद 395 के तहत रिपील हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन असल में सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट है, हाई कोर्ट के कई सारे जजमेंट है, जिसमें ये कहा जाता है कि संविधान का अनुच्छेद 395 पुराने कानून को तो रिपील करता है, लेकिन 372 संविधान का अनुच्छेद 372 उसको सुरक्षित रखता है। तो हमको ये समझना पड़ेगा, सबसे पहले किसी भी कानून के बारे में जानने से पहले हमको ये बात समझना पड़ेगा कि पूरे भारत भर में 3 तरह के कानून लागू हो रहे हैं। ये बातें आपको अगर 5वीं अनुसूची के संदर्भ में कहा जाए तो अनुच्छेद 13 में ये चीज आपको देखने को मिलेगी। जो कानून यहाँ पे लागू हो रहे हैं, पहला कानून जो होता है वो है जितने भी पुराने अंग्रेजी कानून थे, संविधान का अनुच्छेद 13(1). अगर अनुच्छेद 13 के बारे में आपको अगर ज़्यादा जानना है, ज़्यादा जानकारी जाननी है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट का केशवानंद भारती बनाम पंजाब जजमेंट आपको देखना पड़ेगा। केशवानंद भारती जजमेंट ये देखना पड़ेगा आपको। उसमें संविधान के अनुच्छेद 13 की बहुत अच्छी तरह से व्याख्या है। दूसरा एक जजमेंट आता है आपका नरेश चंद्र बोस वर्सेस सचिंद्रनाथ देव, वो 1955 का कोलकाता हाईकोर्ट का जजमेंट है। उसमें संविधान के अनुच्छेद से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, बकायदा मेरे पास में भी है ये सारे जजमेंट। तो बात आती है कि कितने तरह के भारत में जो कानून लागू है, तो ये सारी बातें आपको संविधान के अनुच्छेद 13 के 1, संविधान के अनुच्छेद 13 का 2 और संविधान का अनुच्छेद 13 का 3 में ये सारे कानून आप लोगों को देखने को मिलेंगे। संविधान का अनुच्छेद 13 का 1 जो है, उसमें पुराने अंग्रेजी कानूनों के बारे में बताया गया है जो कि आज तक लागू है। हमारे जो बुद्धिजीवी कहते हैं कि नहीं, पुराने अंग्रेजी कानून संविधान बनने के साथ में
अनुच्छेद 395 के तहत रिपील कर दिया गया है। लेकिन हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि फिर आईपीसी क्यों लागू है, वो भी तो पुराना कानून है। सीआरपीसी क्यों लागू है, वो भी पुराना कानून है। इनफैक्ट फॉरेस्ट एक्ट जो है वो भी पुराना कानून है, लेकिन वो आज तक भारत में क्यों लागू है। इस तरह के 3000 से भी ऊपर जो कानून है वो भारत में लागू है। तो ये सारे पुराने कानून क्यों लागू हैं? अनुच्छेद 395 क्या उनको रिपील नहीं करता है, उनको नहीं हटाता है? तो हमको ये समझना पड़ेगा कि संविधान का अनुच्छेद 13 का 1 जिसकी व्याख्या माननीय केशवानंद भारती जजमेंट में जो दिया हुआ है, उसमें ये कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 13(1) पुराने जो कानून हैं, अंग्रेजी कानूनों को आपका यहाँ भारत में गोद, ठीक है। अनुच्छेद 13 का 1 में जितने भी पुराने कानून जैसे फॉरेस्ट एक्ट हो गए या फिर फॉरेस्ट एक्ट हो गए या फिर आपका आईपीसी हो गया, ये सारे जितने भी पुराने कानून हैं वो अनुच्छेद 13 का 1 के तहत आते हैं, जिनको संविधान के अनुच्छेद 372(2) में राष्ट्रपति को ये पावर दिया गया कि आप पुराने कानून को गोद लीजिए और आपका संसद और विधानमंडल चाहे तो उसमें संशोधन कर सकता है। ये आपका आदेशित किया गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा उनको सत्ता का हस्तांतरण अधिनियम के द्वारा आदेशित किया गया कि आप सारे पुराने कानूनों को गोद लीजिएगा और उसको भारत में आप संशोधन के साथ में लागू करिएगा। उसको कहा गया एडॉप्शन ऑफ लॉ ऑर्डर 1950। इसमें जितने भी पुराने कानून थे उनको गोद लिया गया। एक मैं दिखा देती हूँ आपको इसमें क्या लिखा हुआ है। संविधान का अनुच्छेद 372(2) या अनुच्छेद 13(1) आप देख लीजिए, यही बात कहता है कि जितने भी पुराने कानून हैं, ठीक है, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट वगैरह सुरक्षित हो जाते हैं। और 372(2) में राष्ट्रपति को ये पावर दिया गया है कि आप सारे पुराने कानून को संशोधन करके भारत में लागू कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग और देखेंगे कितने सारे कानून यहाँ पे लागू हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका सेंट्रल एक्ट में आपका दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको जो गिने चुने जो कानून हैं मैं उनके बारे में दिखा रही हूँ। ये रहा आपका इंडियन पीनल कोड। ये केंद्र का कानून था जिसको राष्ट्रपति ने लागू किया, भारत में लागू किया, ठीक है। संशोधन के साथ बकायदा संसद और विधानमंडल के पास पावर है कि इसको संशोधन करके लागू करिए। ये 372(2) के तहत राष्ट्रपति को पावर मिला, ठीक है। बहुत लोग बहुत उत्सुकता से जानना चाह रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा रुक के ही बताना चाहूँगी ताकि अच्छी तरह से लोगों को क्लियर हो सके। तो 13 का 1 और अनुच्छेद 372(2) में राष्ट्रपति को ये पावर मिला कि पुराने कानून को आप संशोधन करके लागू करो भारत में। लेकिन ध्यान रहे, पूरे भारत में लागू पुराने कानून का मतलब ये नहीं है कि, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिर बात आती है अनुच्छेद 13 का 2। अनुच्छेद 13 का 2 को हम लोग पढ़ते हैं। इसकी व्याख्या आपको अनुच्छेद 366(10) में मिलेगी। 13 का 2 में मतलब 1950 के बाद बने जितने भी कानून हैं, 19 बाद बने जितने कानून, उनको 13 का 2 में रखा जाता है। और इसको और अधिक जानना है तो 366(10) में आप इसको देख सकते हैं। तीसरा कानून होता है आपका 13(3) का, जो 13 का 3 में जो कानून है, विधि, उपविधि, नियम, विनिमय इत्यादि जो कानून है, इसका और अधिक आपको जानना है तो इसको आप 13 का 3 और 372(1) मतलब वैसे पुराने कानून जो ना ब्रिटेन की संसद में बनाया गया हो, ना ब्रिटेन की विधानमंडल में बनाया गया हो, ना भारत की संसद में बनाया गया हो और ना भारत के विधानमंडल में बनाया गया हो, वो पुराने कानून जो है वो 13(3) के तहत आपके अपने आप भारत में लागू हो जाएंगे, ठीक है। इस पे आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है बाकायदा। और जैसे नरेश चंद्र बोस वर्सेस सचिंद्रनाथ देव,
हाई कोर्ट 1955 का जजमेंट आप अगर पढ़ते हो तो उसमें 13(3) के बारे में या फिर 372 फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, एक बात मैं बहुत अच्छी तरह से आपको बताना चाहती हूँ। जो भारत का संविधान का अनुच्छेद 13(3) क में जो आदेश लिखा हुआ है वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसमें जो आदेश लिखा हुआ है उसका मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भारत के संविधान को या फिर भारत को आदेशित करती हैं। कुल मिला इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट यानी सत्ता का हस्तांतरण अधिनियम, जिसके तहत इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत ही आदेशित करके भारत को आज़ादी मिली थी। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 यानी कि सत्ता का हस्तांतरण अधिनियम के आदेश के अनुसार ही जितने भी पुराने कानून थे जो कि ब्रिटेन की संसद और विधानमंडल में लागू नहीं थे वो भारत में लागू हो गए। और इसमें जो आदिवासियों का कस्टमरी लॉ है वो भी अपने आप लागू हो गया भारत में। इस पे जजमेंट आपका नरेश चंद्र बोस वर्सेस सचिंद्रनाथ देव में आप देख सकते हैं। और एक और जजमेंट है मधु किश्वर का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी आप देख सकते हैं कि 13(3) का मतलब होता है आदिवासियों की रूढ़ी। ठीक है, अब बात आती है, एक मिनट मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। बहुत सारे जजमेंट है। ये एक जजमेंट है स्टेट ऑफ नागालैंड वर्सेस रतन सिंह 9 मार्च 1966 का जजमेंट है। जो मैं बात बता रही हूँ कि पुराने कानून जैसे कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हमको ये बात जाननी पड़ेगी, ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि अनुच्छेद 13(3) क में लिखित आदेश का मतलब होता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का आदेश, जिसके आधार पे भारत का संविधान बना। ठीक है, अब उस आदेश के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के प्रावधान भी आदिवासी क्षेत्रों में लागू हो गए। इस पे एक जजमेंट आया था, जैसे मैं बता रही हूँ कि जितने भी पुराने कानून हैं उसमें से आपका CRPC जो आदिवासी क्षेत्रों में कभी लागू नहीं था तो वो आज भी लागू नहीं होगा। इस पे एक जजमेंट आया था नागालैंड में। नागालैंड में क्या था कि उसमें जो कलेक्टर थे, जो विधि व्यवस्था जो होती है वो कलेक्टर के पास में होती है, और कोई भी कानून, कोई भी पुलिस हम पे जो कार्रवाई करती है भारत में, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बता दूं, 2 तरह के मामले चलते हैं। एक मामला जो होता है वो दीवानी मामला होता है, दूसरा मामला होता है वो फौजदारी मामला होता है। तो दीवानी मामला में आपका एक प्रोसीजर होता है, मतलब IPC, मतलब कि आपने चोरी किया, उदाहरण के तौर पे आपने चोरी किया। लेकिन जो प्रोसीजर होता है ज़मीनी मामलों का, आपका जितने भी दीवानी मामले हैं उसके लिए CPC सिविल प्रोसीजर कोड होता है, और एक और आपराधिक मामलों के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है। तो जो ज़मीनी मामलों के लिए जो प्रोसीजर होता है CPC, वो किसी आदिवासी क्षेत्रों में अंग्रेज के समय से लागू होता आ रहा है और आज भी लागू हो रहा है। और वही अगर हम बात करते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, तो ये आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं था। इस पे एक जजमेंट है नागालैंड, स्टेट ऑफ नागालैंड वर्सेस रतन सिंह 9 मार्च 1966। तो इसमें ये बात बताती है कि जो ये पुराने कानून जो थे आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं थे। मतलब जिस समय पे अंग्रेजों ने भारत में शासन करना शुरू किया था उस समय की बात से होते होते वो आज तक में जितने भी आपका सच्चाई है उसको खोल दिया गया है। तो मैं ये बता रही थी कि जिस समय अंग्रेजों ने भारत में शासन करना शुरू किया था तो एक होता है कि पॉलिटिकल एजेंट के रूप में उन्होंने भारत में शासन करना शुरू किया था। अगर हम बात करते हैं 5वीं अनुसूची की या फिर अपने हक अधिकारों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमको पुराने जितने भी हमारे साथ में इतिहास, हमारे बाप दादाओं ने कैसे लड़ के लिया, हमारे जो हक अधिकार हमको दिलवाए, इसके बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं कि अपने पास में जो DNA, जो बाप और माँ का DNA आता है,
तो 23 जोड़ा जो होता है वो बाप के द्वारा आता है, 23 जोड़ा होता है वो माँ के द्वारा होता है, लेकिन उनको भी जो डीएनए मिलता है वो उनके माँ बाप से मिलता है, और उनको जो डीएनए मिलता है वो उनके माँ बाप से मिलता है। ठीक उसी प्रकार जो भी हक अधिकार हम लोगों को आज मिले हैं, 5वीं अनुसूची जो मिला है वो इसी तरह से बाप के बाप के बाप के बाप से मिला हुआ है, ये हमको समझना पड़ेगा। तो अंग्रेज जब भारत में शासन करना शुरू किए थे तो उस समय पे 1833 ईस्वी में उन्होंने बंगाल रेगुलेशन बनाया था। वो क्यों बना था? क्योंकि आपका कोल विद्रोह के नाम पे हमारे बाप दादाओं ने बहुत लड़ाई किया था, जिस कारण से फिर आगे में उनको बंगाल रेगुलेशन बनाना पड़ गया था 1833 ईस्वी में। ठीक है, अब 1833 ईस्वी में बंगाल का रेगुलेशन बना। उसके बाद 1870 ईस्वी में भारत का संविधान, जो पहला अंग्रेजी संविधान जो है वो 1870 ईस्वी में बना था। मैं आपको दिखा रही हूँ। खैर, 1870 ईस्वी में पहला भारत का संविधान बना था, लेकिन उसमें हमारे बाप दादाओं ने लड़ाई शुरू कर दी। ठीक है, और फिर मतलब जितना भी विद्रोह हुआ झारखंड में, छोटा नागपुर क्षेत्र में, उसी अंतराल में शुरू हुआ, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जितने भी पुराने अंग्रेजी कानून हम पे जल जंगल जमीन हमारा जो छीन जा रहा है वो हमसे ना छीने। ठीक है, तब जाके अंग्रेज इस बात से डर गए, संथाल हुल हुआ। संथाल हुल होने के बाद में अंग्रेज डर गए, और तब उन्होंने क्या किया कि 1874 ईस्वी में शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट बनाया। शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट में जो 1874 ईस्वी में जो बनाया, उसमें क्या बोला कि कोई भी ब्रिटिश केंद्र का और ब्रिटिश राज्य का कानून आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं, मतलब ये जो लड़ाई शुरू हुई थी छोटा नागपुर क्षेत्र से शुरू हुई थी, और इसका असर पूरे भारत के आदिवासी क्षेत्रों में पड़ा कि उन्होंने बोला कि नहीं, इनका रीति रिवाज परंपरा और कानून अलग है, इसलिए जितने भी पुराने अंग्रेजी कानून हैं वो आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। और ठीक उसी समय में सीआरपीसी आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं था। इस पे जजमेंट आपका नागालैंड का जो जजमेंट मैं बता रही हूँ उसमें यही बात कहता है। मैं आपको दिखा, क्लियर दिखाई नहीं देगा? खैर, ये तो दिखाई नहीं दे रहा। इस पे बोलता है कि हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जब जितने भी सामान्य कानून बन रहे थे, जनरल एक्ट बन रहे थे, रेगुलेशन बन रहे थे, तो उसमें से जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उनको इन आदिवासी क्षेत्रों में कभी लागू नहीं किया गया, बल्कि वहाँ पे एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट होते थे। ठीक है, तो ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर उस समय पे लागू नहीं हुआ, और आज भी वो चीज़ लागू नहीं है। क्यों लागू नहीं है? क्योंकि 1874 ईस्वी का सेक्शन 6 और 7 उसमें अलग से जो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोलते हैं, अलग से सिविल मामलों के लिए, एग्जीक्यूटिव मामलों के लिए जो ऑफिसर होंगे, ये शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट में बोलता है, आपराधिक मामलों के लिए नहीं होंगे। ठीक है, दूसरी बात बोलता है कि जो 1874 ईस्वी में जो ये नियम बनाए गए कि यहाँ पे जो आपराधिक मामलों के लिए जो ऑफिसर होते हैं वो नहीं होंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लोग जो ऑफिसर होंगे वो होंगे। ठीक है, और ये जो है वो आज तक कैसे लागू है? 1874 ईस्वी से जो लागू हुआ, और उसके बाद वो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का सेक्शन 52 में वही चीज़ लागू हुआ। 1919 का संविधान का सेक्शन 52 के बाद 1935 का संविधान बना। 1935 के संविधान में वो 1935 के संविधान का अनुच्छेद 292 और 293 के द्वारा उनको सुरक्षित रखा गया कि यहाँ पे कोई भी अंग्रेजी कानून लागू नहीं होगा। और फिर जब इंडियन आज़ादी का समय आया, ठीक है, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के नाम पे जो आज़ादी का करार हुआ, उसका सेक्शन, उसके द्वारा यही चीज़ कहा गया कि जो भी पुराने कानून हैं या फिर जो भी नियम थे जो उस समय पे लागू थे, वो आगे चल के भी वही चीज़ लागू होने चाहिए। ठीक है, और उसी चीज़ 372 संविधान के अनुच्छेद 372 में उसी चीज़ को लागू कर दिया गया। इसीलिए हमको ये बात समझना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जो भी प्रावधान है, वो आज तक हमारे ऊपर लागू क्यों होते हैं।
ठीक है। वो इसीलिए लागू होते हैं क्योंकि अनुच्छेद 372 जो हमारे बाप के बाप के बाप के बाप के समय से चलता हुआ कानून को आज भी सुरक्षित रखता है। कैसे? 372 के पहले इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का सेक्शन 18 उसको सुरक्षित रखता है। उसके पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का 1935 का सेक्शन 292 293 सुरक्षित रखता है। उसके पहले शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का सेक्शन 52 सुरक्षित रखता है। और उसके पहले का जो है आपका शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 वो क्या करता है, उसका सेक्शन 6 और 7 उसको सुरक्षित रखता है। इसीलिए सीआरपीसी आज तक आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं है। इस पे भी एक जजमेंट आया कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में आपका क्रिमिनल जुरिडिक्शन नहीं होगा। मतलब आपराधिक मामलों का निपटारा के लिए जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है वो लागू नहीं है, बल्कि 5वीं अनुसूची में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं होगा। मतलब जमीन के मामलों का निपटारा होगा और जो आपराधिक मामलों का निपटारा होना चाहिए वो चीज़ नहीं होगा। तो कुल मिला के हम इस बात पे आ रहे हैं, जैसे एक जजमेंट है, ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है, पल्ला काशी विश्वनाथम वर्सेस स्टेट। ठीक है, ये जजमेंट है 22 सितंबर 1955 का। इसमें क्या बोलता है? इसमें बोलता है, सीधे सीधे आप लास्ट में जजमेंट में जाइएगा, जजमेंट में यही बात बोल रहा है। इसमें एक केस ये रहा था, जो भी उनका प्रोसीजर ट्रायल करना को ये बात समझना पड़ेगा कि जो क्रिमिनल कोर्ट होता है, एफआईआर से लेकर अरेस्ट वारंट, कोर्ट की स्थापना, पुलिस स्टेशन की स्थापना भी सीआरपीसी 1970 यही 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं है, तो फिर कोर्ट की स्थापना क्यों हो रही है? एफआईआर क्यों हो रहा है? ठीक है, और फिर जो अरेस्ट वारंट, सम्मन और जो हमको अरेस्टिंग भी किया जा रहा है वो किस प्रकार हो रहा है, जबकि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू नहीं है। इस पे हमारी बहस होती है, बहुत सारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे हमारी बहस होती है, तो वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, ये बात जो है, एक मैं बात बताना चाहती हूँ कि मैं जो बात बता रही हूँ कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आदिवासी क्षेत्र में लागू नहीं है, इसलिए आपका एफआईआर, सम्मन, वारंट, अरेस्ट वारंट, पुलिस स्टेशन की स्थापना, कोर्ट की स्थापना भी सीआरपीसी के अंदर होती है। यानी और चूंकि यही चीज़ लागू नहीं है, तो फिर ये सारे जो प्रावधान है वो इल्लीगल है, वो गलत है। जितने भी चीज़ें हो रही है वो गलत है। तो ये बातें ही संविधान के जो 5वीं अनुसूची है, ठीक है, 5वीं अनुसूची प्रावधान अगर कहा जाए, इसके पैराग्राफ 2 में मैं दिखा रही हूँ आपको, पैराग्राफ 2 में यही बातें लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट इन शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस शेड्यूल, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एक्सटेंड टू द शेड्यूल्ड एरियाज देयरइन। मतलब यहाँ पे तो छोटा मोटा लिख दिया है, लेकिन अगर हम संविधान सभा का तो उसमें सीधे सीधे बोलता है कि नहीं, 5वीं क्षेत्र में तो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार तो होना ही चाहिए। कार्यपालिका शक्ति क्या होता है? जितने भी कलेक्टर है, पुलिस है, चाहे केंद्र के हो चाहे राज्य के हो, यहाँ पे 2 चीजें बोल रही हैं। बात यहाँ पे आ रही है, पैराग्राफ 2 में क्या बोल रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति कौन होंगे? कलेक्टर होंगे, पुलिस होंगे, जितने भी, तो सारा विधि व्यवस्था वही निपटाएगा। तो उसमें जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो कलेक्टर काम कर रहे हैं, जब यहाँ पे सीपीसी लागू है, ठीक है, जमीन के मामले के लिए वो कलेक्टर यहाँ पे काम करेगा। और चूंकि सीआरपीसी का विस्तार नहीं किया गया है, इसलिए आपराधिक मामलों के लिए ना वो एफआईआर कर सकता है, ना सम्मन, वारंट, अरेस्ट वारंट, जितने भी चीजें हैं वो इस चीज का नहीं कर सकता। सिर्फ वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में काम करेगा। ठीक है, मतलब अनुसूचित क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में जितने भी आपके जो फर्स्ट क्लास के जो मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वो इल्लीगल है। मतलब कि हमारे जितने भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं वो सारे इल्लीगल हैं। और इस बात के लिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का समता जजमेंट ने इस बात का अच्छे से व्याख्या किया था। तो 1997 में समता जजमेंट जब आया, उसकी जब व्याख्या हुई तो हड़कंप मच गया था। बाकायदा उसमें जिस तरह की बातें कही गई हैं,
अगर उसको आप अच्छे से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट सारे जितने भी आपका सरकार है, संसद से लेके जितने भी उसके अंडर में काम करने वाले लोग, उनको धमका रहा है। कुल मिला के आपको ये समझ में आएगा जब आप समता जजमेंट पढ़ेंगे। तो ऐसे तो आदिवासी क्षेत्र में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होना चाहिए, मतलब जमीन के मामलों के लिए कलेक्टर होना चाहिए, ठीक है, आपराधिक मामलों के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन 70 साल में इसका उल्लंघन किया गया और ये बात हमको कब समझ में आया, जब 3000 लोगों को आंध्र प्रदेश में आपका जेल में डाला गया, 3000 लोगों को। तब जाके वो लोग सीआरपीसी को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया। थोड़ा लाइट कट गई है, मैं थोड़ा आपको दिखा रही हूँ। तो 3000 लोगों को आंध्र प्रदेश में सीआरपीसी के तहत उनको जेल में डाला गया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया, एक केस हुआ था, उसमें केस का नाम मैंने लिखा हुआ था कहीं पे, 1 मिनट, हाँ, ए सदगुरु प्रसाद का ये जजमेंट था। इसमें 3000 लोगों को जेल में जो डाला गया, इस पे सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया, आंध्र प्रदेश को ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि तुम 5वीं अनुसूची के अनुसार सीआरपीसी का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार करो। ये उनको कहा गया कि आप ऐसा करो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो होता है उसके तहत आप वहाँ पे सीआरपीसी का विस्तार करो। और कुल मिला के जितने भी 3000 लोग जो जेल के अंदर में बंद है वो इल्लीगल थे। ठीक यही बात आपका नागालैंड का ये जो जजमेंट आया है, नागालैंड वर्सेस रतन सिंह 1966 का ये जजमेंट जो आया है, इसमें भी लास्ट में यही जजमेंट आया कि जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है, यानी कि सीआरपीसी जो है, जिसके आधार पे एफआईआर, सम्मन, वारंट, अरेस्ट वारंट जो होता है वो लागू नहीं होता है। इसलिए जो भी प्रोसीजर होगा वो में एफआईआर, सम्मन, वारंट नहीं होगा। और हाईकोर्ट जो है, जिन्होंने कहा था कि नहीं पुराने कानून लागू नहीं है, या जो भी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधान या शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट के प्रावधान या फिर जितने तरह के पहले के रूल हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, संविधान के अनुच्छेद 395 के तहत ख़त्म हो चुके हैं। तो हाईकोर्ट भी इस बात को बताने में चूक गया कि वो पुराने कानून अभी तक लागू हैं। कैसे लागू हैं? अनुच्छेद 372(1) के तहत लागू हैं, ठीक है। इस प्रकार जो आपका कलेक्टर जो है, कलेक्टर वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में काम करेगा। यही वाली बातें आपकी जो आई थी यहाँ पे, पल्ला काशी विश्वनाथम वर्सेस स्टेट, ये जो जजमेंट आ रहा है आपका 22 सितंबर 1955 का है। इसमें भी लास्ट में आपका यही चीज़ आया। 1 मिनट मैं दिखा रही हूँ आपको। हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, लेकिन आप लोग इस वीडियो को बार बार सुनिए, बहुत सारी कुछ आपको समझ में आ जाएगी। इसमें साफ साफ कहता है कि इस केस में जो कार्रवाई की गई थी, पल्ला काशी विश्वनाथम वाले जो केस में जो पुलिस कार्रवाई की गई थी वो सीआरपीसी 1973 के तहत की गई थी। और उसके तहत कार्रवाई करने के लिए पहले क्या था कि टीएसी के माध्यम से, यानी कि राज्यपाल के माध्यम से सीआरपीसी का विस्तार 5th शेड्यूल एरिया में करना था, उनको करना चाहिए था। तब जाके पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए थी या कोर्ट प्रोसेस जो होता तब जाके उनको करना चाहिए था। इस प्रकार सीआरपीसी 1973 के तहत एफआईआर, सम्मन, वारंट, अरेस्ट वारंट, कोर्ट प्रोसेस जो हुआ था वो इल्लीगल था। ये बात इस जजमेंट में बताई गई है। तो अगर राज्यपाल या फिर आपका टीएसी या फिर जितने भी पुलिस अधिकारी जो हैं, अगर राज्यपाल इस चीज़ का विस्तार नहीं करती है, ठीक है, हमारे जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में इस कानून का अगर, या फिर हमारा जो विधानमंडल है या संसद, जो भी जिनको भी विस्तार करने का, इन कानूनों को विस्तार करने का पावर है, अगर वो इसका नोटिफिकेशन नहीं निकालते हैं तो ये उनका प्रॉब्लम है। लेकिन पुलिस और कलेक्टर जो है वो विधि व्यवस्था के उत्तरदायी होते हैं। वो सीआरपीसी 1973 के तहत एफआईआर, सम्मन, वारंट, अरेस्ट वारंट, इनफैक्ट कोर्ट प्रोसेस भी नहीं कर सकते। ये रियलिटी है। तो
समता जजमेंट जब आया, सुप्रीम कोर्ट का समता जजमेंट जब आया, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनको धमकी दिया है कि यूँ तो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो होता है या फिर जितने भी आपका कार्यपालिका का जो काम किया जाता है 5वीं अनुसूची क्षेत्र में, वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं और उसको मुख्यमंत्री जो होता है वो अपने मंत्रिमंडल की सहायता से उसको करता है। लेकिन जो भी सही गलत काम जो होते हैं वो मुख्यमंत्री और उनके अंडर में काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स के रूप में किए जाते हैं या फिर जितने भी पुलिस अधिकारी हैं उनके माध्यम से किए जाते हैं। तो राज्यपाल पे तो ऐसे संविधान के तहत केस नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अगर कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करता है, असंवैधानिक काम करता है, तो उसके जिम्मेदार सीधे सीधे मुख्यमंत्री वाले। इसीलिए आरपीसी 1970 है आदिवासी क्षेत्रों में, तो इस प्रकार एफआईआर से लेके सम्मन से लेके वारंट, अरेस्ट वारंट या फिर जो भी हो रहा है, तो सीधे कलेक्टर पुलिस जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेती हूँ मैं। बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, मैं तो थोड़ा देख नहीं पाई हूँ, मैं थोड़ा देख के बता रही हूँ आप लोगों को। एक बातें जो कहते हैं, मतलब ये तो बात हो रही है सीआरपीसी की कि आदिवासी क्षेत्र में जितने भी लोग जो जेल के अंदर में डाले हुए हैं, ठीक है, 70 साल में जितने भी आदिवासी आपराधिक मामलों में जेल में गए हुए हैं वो इल्लीगल है। ठीक है, एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे आंध्र प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में सीआरपीसी का विस्तार करने के लिए कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको सीआरपीसी 1973 का विस्तार करने को कहा, तब जाके वहाँ पे टीएसी ने सीआरपीसी 1973 का विस्तार किया। और फिर जो टीएसी का जो आपका एक पूरा लेटर भी है हमारे पास में, वो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। जो आंध्र प्रदेश टीएसी का पूरा लेटर है उसमें क्या कहता है, इसमें साफ एक डॉक्यूमेंट है, बहुत सारे लोगों को मैंने भेजा भी है इस चीज़ को। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेशित किया था कि जितने भी ट्रायल है, कोर्ट प्रोसेस है या फिर अरेस्टिंग है, वो सीआरपीसी 1973 के तहत हो रही है, तो पहले उसको आपको विस्तार करना है, आदिवासी क्षेत्र में विस्तार करना है। और विस्तार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, विस्तार करने के लिए 1 मिनट में दिखा रही हूँ, वहाँ पे एक बातें खुल के आई, जो सीआरपीसी का सेक्शन 5 आप पढ़िएगा या फिर सीआरपीसी 1898 का सेक्शन 1 का 2 आप पढ़िएगा, तो उसमें एक बात बोलती है कि इस अधिनियम की कोई भी बात स्थानीय विधि को प्रभावित नहीं करेगी। यही बात आपका यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 ईस्वी का यहाँ पे हवाला दिया गया है, सेक्शन 6, कि यहाँ पे जो आपका एग्जीक्यूटिव स्टेट होते हैं, ठीक है, तो इसी बारे में कहा गया है, सेक्शन 5 के बारे में कहा गया है और सेक्शन 1 का 2 के बारे में कहा गया है कि ये जो स्थानीय विधि के अनुसार ही इसका विस्तार किया जाएगा। तो इसमें और आगे विस्तार के रूप में कहा जाता है कि जो वहाँ पे जो ट्राइबल पंचायत है, ठीक है, जो रूढ़िगत व्यवस्था है वो अभी भी लागू है, आर एग्जिस्टिंग इवन टिल टुडे, और जितने भी आपका सिविल मामले होते हैं या क्रिमिनल मामले होते हैं वो उन्हीं गांव के अंदर में निपटारा होते हैं। और आज भी चूँकि स्थानीय विधि है वो, इसलिए जितने भी हम लोगों को आईपीसी या फिर सीआरपीसी लगाना है वो अकॉर्डिंग टू लोकल लॉ देन इन फोर्स, यानी कि वहाँ के स्थानीय विधि के अनुसार ही हमको लगाना पड़ेगा। ये सारी बातें टीएसी ने यहाँ पे अपने जो जितने भी आपका ये आपको दिखा रही हूँ मैं डॉक्यूमेंट, उसमें ये बातें सारी लिखी हुई हैं। तो फिर आगे जाके उन लोगों ने थोड़ा इस पर गहन चर्चा किया कि पहले हम क्या कर रहे थे और अभी हम क्या कर रहे हैं। तो पहले जो मजिस्ट्रेट होते थे वो आपका लोकल एमआरओ होते थे, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होते थे, लेकिन आज के डेट में फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो रहे हैं। पहले लीगल सेल होता था, आज नहीं है, क्वालिफाइड लॉयर है। मतलब कहाँ पे हमसे गलती हो रही है इस बारे में बता रहे हैं। पहले क्या था कि जितने भी आपका केस होते थे वो तुरंत कम समय में उसका निपटारा होता था, लेकिन आज के डेट में लंबा समय लग रहा है। ठीक है, पहले क्या था कि पैसे कम लगते थे
सॉरी पनिशमेंट जो है उसमें जो आपका सज़ा होती थी उसमें जुर्माना लगता था और फिर उसको छोड़ दिया जाता था। लेकिन अभी क्या है कि ज़्यादा जुर्माना के साथ में जेल भी हो जा रहा है। ठीक है, पहले क्या था कि जो लोकल एमआरओ होते थे, जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होते थे, या फिर जो जिस तरह के आपका तहसीलदार होते थे, वो क्या करते थे, बहुत ही उसको अरेस्ट करने में थोड़ा सा सहानुभूति दिखाते थे। लेकिन आज वैसा नहीं हो रहा है। कुल मिला के पहले क्या था कि फ़ीस जो लगता था वो 2000 से लेके 5000 या फिर कम फीस लगता था, लेकिन आज का तो फीस का कोई ठिकाना नहीं है। तो कुल मिला के ये सारी गलतियाँ उनके साथ में हुई है। और अगर हम बात आती है कि 5वीं अनुसूची में जो आपका ये जो बता रहा है रूढ़ी प्रथा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है, इस पे भी मतलब इतिहास में ये सारी बातें छिपी हुई हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, बाकायदा डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ था, लेकिन मैं अभी उस पर चर्चा नहीं करना चाह रही हूँ। लेकिन कुल मिला के मैं कानून के बारे में बताना चाहूँगी कि 5वीं अनुक्षेत्र में जो सामान्य कानून जो लागू है वो सीधे तौर पे लागू नहीं है। उसको पहले आपका जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, चूँकि ये एक संवैधानिक इकाई है, किसी भी सामान्य कानून को लागू होने से पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में जाना चाहिए और तभी जाके वो आदिवासियों के रूढ़ी प्रथा के अनुसार होते हुए उस पर अनुसूचित जनजाति आयोग इस पे ख्याल रखते हुए उस चीज़ को फिर भेजेगा, जो भी आपके विधान संसद को भेजेगा, तब जाके वो फिर हम पे लागू होगा। और अगर हम बात करें कि फॉरेस्ट एक्ट का, जो वन अधिकार अधिनियम के तहत अभी जो आदिवासी मोस्टली जेलों में ठूसे जा रहे हैं या फिर जल जंगल ज़मीन जा रही है, तो हमको ये समझना पड़ेगा, जैसा कि आपका रामकृपाल भगत जजमेंट कहता है कि आदिवासी क्षेत्रों में वही कानून लागू होंगे जो कि आज़ादी के पहले आदिवासी क्षेत्रों में लागू थे, और हर वो पुराना कानून जो कि आदिवासी क्षेत्रों के बाहर लागू थे, ये नहीं कहा जा सकता कि आदिवासी क्षेत्रों में लागू होंगे। अनुच्छेद 372 का एक्सप्लेनेशन देते हुए, उसकी व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रामकृपाल भगत जजमेंट में ये एक चीज़ कहा। तो अब बात आती है वन विस्थापन की। तो फॉरेस्ट एक्ट अगर 1950 के पहले आदिवासी क्षेत्रों में लागू था, तभी जाके वो आज आदिवासी क्षेत्रों में लागू होंगे। बहुत सारी बातें आ रही हैं कि केवड़िया के बारे में आप कुछ बात रखिए। जो गुजरात में अभी केवड़िया के नाम पे जो विकास के नाम पे जो विस्थापन हो रहा है, उस पर बात रखने के लिए कहा जा रहा है मुझे। तो इस पे मैंने बहुत सारी बातें मैंने देखी। एक तो ये बात है कि कुछ दिनों पहले जब शुरुआत की बात थी तो वहाँ पे हाई कोर्ट में कुछ लोग गए थे और केवड़िया विस्थापन पे बाकायदा ग्राम सभा का कंसेंट लेते हुए, ग्राम सभा का अनुमति, चूँकि किसी भी विस्थापन के लिए आदिवासी क्षेत्र में किसी भी विस्थापन के लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होती है। इसलिए हम लोगों को जैसा मालूम चला था कि नहीं, उस समय भी ग्राम सभा ने इस चीज़ पे आपत्ति लगाई हुई है और मामला कोर्ट में है और कोर्ट में स्टे भी लगा हुआ है। लेकिन बाद में जब हमने जजमेंट देखा, जिसके आधार पे अभी वहाँ पे जो पुलिस आ रही है, अभी वहाँ पे जो फिर से अभी लॉकडाउन के समय में पुलिस आके वहाँ जो डंडे चला रही है, लोगों को विस्थापित कर रही है, जेलों में भेज रही है, तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो जितना कोर्ट ऑर्डर के रूप में मिला हुआ है उसी आधार पर पुलिस वहाँ पे काम कर रही है। मतलब कि जिन लोगों ने वहाँ पे कोर्ट में ये पिटीशन डाला था केवड़िया के विस्थापन को रोकने के लिए, तो उन्होंने ढंग की चीज़ें वहाँ पे नहीं डाली। जितने भी कानून आदिवासियों के कानून हैं उनके बारे में वहाँ पे चर्चा नहीं किया। इस कारण से जो हाई कोर्ट है, गुजरात हाई कोर्ट ने आदिवासियों के खिलाफ में जजमेंट दे दिया। मतलब वहाँ पे 5वीं अनुसूची की चर्चा होनी चाहिए। अगर 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, एक चीज़ मैंने वहाँ पे देखा, हाई कोर्ट का कमेंट था कि जो केवड़िया विस्थापन पे कोई भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन नहीं है। सब्सटेंशियल क्वेश्चन नहीं है मतलब कि आज़ादी के पहले का कुछ करार वगैरह या फिर मतलब कि इस तरह की कुछ चीज़ें हैं वो तो आज़ादी के पहले, मतलब मैं ये कहना चाह रही थी कि जो हाईकोर्ट में केवड़िया को लेके जो लोग हाईकोर्ट में गए, तो उसमें 5वीं अनुसूची की कहीं पे भी चर्चा नहीं थी। और उसमें आपका भूमि अधिग्रहण का जो कानून है उसका सेक्शन 41, 42
वो ये कहता है कि एक तो आदिवासी क्षेत्र में ज़मीन ली ही नहीं जा सकती। क्यों नहीं ली जा सकती? इस पे भी आज़ादी के पहले का करार है जिसके तहत वो ज़मीन नहीं ली जा सकती। ठीक है। दूसरी बात ये कहता है कि अगर अनुसूचित क्षेत्र में ज़मीन लेना बहुत ज़रूरी है, विकास कार्य के लिए बहुत ज़रूरी है, तो कहीं पे अगर ज़मीन उपलब्ध नहीं है तभी जाके आदिवासी क्षेत्रों में वो ज़मीन लिया जाएगा। ठीक है। तीसरी बात उसमें कहा जाता है कि विस्थापन के लिए भी अगर ज़मीन लेना बहुत ज़रूरी है तो उस पर भी ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होगी। अगर ग्राम सभा वहाँ पे नहीं है तभी जाके पंचायत की अनुमति लगेगी। और मोस्टली क्या होता है कि वहाँ पे केवड़िया के बारे में जैसा हमको मालूम चला तो वहाँ पे पंचायत से अनुमति ली गई है, वहाँ पे इससे अनुमति नहीं ली गई। जो आपका रूढ़िगत ग्राम सभा जो होता है उससे अनुमति नहीं ली गई। तो यहाँ पे एक वीक पॉइंट ये बनता है कि रूढ़िगत ग्राम सभा की अनुमति नहीं ली गई, इसलिए आपका ये विस्थापन भी गलत है। तो इस मैटर को लेके एक तो जितने भी आपका वहाँ पे विरोध हो रहे हैं एक हिसाब से सही भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि अभी जब लॉकडाउन के समय में जब सारे कोई बीमारी से जूझ रहे हैं उस समय पे पुलिस आके वहाँ पे कार्रवाई करती है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे जो स्थानीय वहाँ के लोकल जितने भी आपका समाज सेवी हैं, ठीक है, बहुत सारे एमएलए भी वहाँ पे गए हैं, एमपी भी गए हुए हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि ये सारी बातों को लेके 5वीं अनुसूची का हवाला देके या फिर भूमि अधिग्रहण का सेक्शन 41-42 का हवाला देके इन सारे चीज़ों को लेके हाईकोर्ट में जाएं और स्टे लगाएं, वो तुरंत स्टे लग जाएगा इस मैटर पे। तो एक बात मेरे को और समझ में आई कि जैसे वहाँ केवड़िया में भूमि का जो अधिग्रहण हुआ है, भूमि का अधिग्रहण 1963 में हुआ है और उसमें हवाला दिया गया है भूमि अधिग्रहण का पुराना कानून, शायद ईस्वी सन तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के बारे में बता रहा है कि उसके आधार पे केवड़िया में भूमि अधिग्रहण किया गया है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि राम कृपाल भगत का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये कहता है कि आदिवासी क्षेत्र में वही पुराने कानून लागू होंगे जो उस समय पे लागू थे। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भूमि अधिग्रहण का कानून जो है वहाँ पे लागू था या नहीं था। फॉर एग्जाम्पल मैं एक झारखंड का उदाहरण ले रही हूँ। जिस तरह से रामकृपाल भगत जजमेंट ने कहा कि आदिवासी पुराने कानून लागू होंगे जो कि आज़ादी के पहले लागू थे, तो बिहार शेड्यूल्ड एरिया लॉ रेगुलेशन के नाम पे 1951 में झारखंड में छोटा नागपुर में आपका 21 कानून लागू हुए थे। उनके बारे में मैं थोड़ा बता रही हूँ, पुराने कानून थे। जो थे पुराने कानून, जो एग्जिस्टिंग लॉ है, जिसको संविधान के अनुच्छेद 13 का 1 या संविधान का अनुच्छेद 372(2) के तहत आप कह सकते हैं जितने भी पुराने एग्जिस्टिंग कानून थे वो केवल 21 कानून झारखंड में लागू थे। ये वो 21 कानून हैं। इसके अलावा जितने भी कानून हैं हम ये नहीं कह सकते कि वो सारे कानून आदिवासी क्षेत्र में झारखंड में लागू होंगे। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बता रही हूँ कि अगर भूमि अधिग्रहण का कानून केवड़िया में अगर 1950 के पहले लागू था तभी वो आज भी मतलब उसके आधार पे उससे अधिग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा ये अधिग्रहण भी अवैध हो जाएगा। दूसरी बात है कि आपका 5वीं अनुसूची का हवाला दे के भी मतलब कि कोर्ट जाया जा सकता है। तो इस बारे में मैं अभी बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, बस यही कहूँगी कि अगर तत्कालीन उपाय जो है, इसमें 2 उपाय है केवड़िया के लिए। एक तो जो पुलिस वहाँ पे आई हुई है तो सीआरपीसी के लागू ना होने का हवाला दे के भी इस चीज़ को, पुलिस को वहाँ पे हटाने की प्रार्थना की जा सकती है और कलेक्टर को बाकायदा एसडीएम को लेटर दे के। दूसरी बात है कि आपका जो 5वीं अनुसूची का हवाला दे के या फिर भूमि अधिग्रहण कानून का हवाला दे के और भी बाकी बहुत सारे कानून हैं उनका हवाला दे के हाईकोर्ट जाया जाए केवड़िया मुद्दे को लेके और तत्काल ही स्टे लगाया जाए। ऐसा नहीं है कि अभी कोर्ट खुला नहीं है, कोर्ट तो बिल्कुल खुला ही है। तो मतलब सबसे तत्कालीन और आसान उपाय यही है कि तुरंत के तुरंत में कोर्ट जाया जाए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैं थोड़ा देख लेती हूँ। आईपीसी आदिवासी क्षेत्रों में लागू थी, एक्ट में आपका आईपीसी लागू थी लेकिन सीआरपीसी लागू नहीं था। आईपीसी मतलब होता है कि जैसे मैंने चोरी, चाहे सिविल मैटर
हैं वो सीपीसी और सीआरपीसी के तहत होते हैं, उनको भी अगर काम करना है तो अकॉर्डिंग लॉ देन इनफोर्स, मतलब कि जो भी स्थानीय विधि वहां पे लागू है, मतलब मेरे गांव के अंदर में अगर उस चीज का निपटारा होता है तो वो निपटारा आज भी उसी गांव के अंदर में होगा, पुलिस नहीं करेगी। खासकर जब बात आ रही है कि सीआरपीसी का विस्तार ऑर्डर देके रखा हुआ है कि आप पहले सीआरपीसी का विस्तार अनुसूचित क्षेत्र में करो, तभी जाके आप इसके आधार पे पुलिस लगा सकते हो या फिर इस कार्रवाई कर सकते हो। तो कुल मिला के इस पे एक झारखंड में भी जजमेंट आया था, झारखंड हाईकोर्ट में, लेकिन सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ही कोर्ट उस पर जजमेंट देता है। तो जिसने भी ये बात रखी थी कि हम पे सीआरपीसी लागू नहीं है, तो ये जो कोर्ट केस चल रहा है वो इलीगल है। ये झारखंड हाईकोर्ट में भी हुआ था, रांची हाईकोर्ट में भी हुआ था, लेकिन उसने हवाला केवल 2 बातों को लेके दिया था। एक हवाला दिया था कि 5वीं अनुसूची के तहत, और एक सेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 91, 92 के तहत हम पे सीआरपीसी लागू नहीं है। तो कोर्ट ने वहां पे ये कमेंट किया था कि चूंकि बातें बहुत अधूरी है इसलिए हम इस पे अभी कुछ कह नहीं सकते। तो वहां पे होना ये चाहिए था कि तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए उन सारी चीज़ों को कोर्ट में अगर हम पेश करते हैं तब जाके सीआरपीसी वहां पे लागू नहीं होती है। लेकिन आज के डेट में अगर पुलिस कलेक्टर बिना सीआरपीसी के कोई भी प्रोसेस करती है तो सीधे सीधे जिम्मेदार वही हो जाते हैं। फिलहाल के लिए मैं इतना ही लाइव में इतना ही बोलना चाहूँगी। नेक्स्ट टाइम पे जो मुद्दे होंगे मैं उस पर चर्चा करूंगी 5वीं अनुसूची के बाकी मुद्दों पे। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को तो यही समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है, ऐसे आदिवासी लड़ने में सक्षम है, स्वयं में सक्षम है, लेकिन मार वहीं पे खाते हैं जहाँ पे हम पे झूठा आरोप लगाकर बिना मतलब कि प्रोसेस के जो प्रोसेस हम पे लागू नहीं है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू नहीं है, उस आधार पे हम पे झूठा केस लगा के हमको जेल में डाल दिया जाता है। अदरवाइज हम अपना जल जंगल जमीन बचाने के लिए सक्षम हैं। तो फिलहाल के लिए मैं बस इतना ही कहना चाह रही हूँ। कहने को तो बहुत कुछ है, और एक चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ, ये बात जो है, जैसे कि हमको ये बात मालूम नहीं है कि विल्किंसन रूल 1837 ये आज भी कोल्हान क्षेत्र में लागू है या नहीं लागू है। तो इस पे आरसी वर्मा बाकायदा, तो आरसी वर्मा की ये जो किताब है इसके अनुसार, और एक और जो जजमेंट एक और 1993 में जनजाति विभाग आपका जनजाति रूढ़ी प्रथा TRI झारखंड के माध्यम से एक किताब निकाली गई थी। उसमें अधिवक्ताओं ने अपना कंसेंट डाला था, अपना विचार डाले थे। उसमें ये बात कहा था कि विल्किंसन रूल जो है वो आज भी कोल्हान क्षेत्र में लागू है। मतलब कि विल्किंसन रूल के द्वारा ये गांव को ये पावर था कि जो भी सिविल मामला हो, दीवानी मामला हो या फौजदारी मामला हो, वो आज उसी के आधार पे ही गांव में निपटारा होगा। मतलब एक तो ये बात भी है कि इसी आधार पे बाकी क्षेत्रों में तो सीपीसी लागू है, लेकिन कोल्हान क्षेत्र में आज भी सीपीसी और सीआरपीसी का विस्तार नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ के सारे मामलों का निपटारा आज भी गांव ही करेगा, मुंडा मानकी ही करेगा। और ये चीज़ कैसे लागू है, फिर से बात आती है कि ये जो आपका विल्किंसन रूल है वो संविधान के अनुच्छेद 372 1 और 2 के तहत वो आज भी लागू हो जाएगा। और 372 के आगे अगर देखा जाए तो संविधान का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का सेक्शन 292, 293, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का सेक्शन 18 और उसके बाद के जो सारे हैं आपका शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट का सेक्शन 6 और 7, उसके तहत विल्किंसन रूल भारत के संविधान के अनुच्छेद 372 के तहत आज भी लागू है। अर्थात जितने भी सिविल और क्रिमिनल मामलों का निपटारा आज भी गांव के अंदर में ही होगा। इसलिए हम कहते हैं, जैसे कि आईपीसी सीआरपीसी में ये चीज़ लिखी हुई है कि इस अधिनियम की कोई भी बात स्थानीय विधि को प्रभावित नहीं करेगी। लेकिन बात यहाँ पे ये उठती है कि जब मेरा गांव ही अपने आप में सक्षम नहीं है, स्थानीय विधि एक्टिव नहीं है, तब जाके जो है सारे कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए मैं ये चाहूँगी कि हमारा जो गांव है वही जितने भी आपका कोर्ट जाने से अच्छा है कि जितने भी दीवानी मामलों का कम से कम निपटारा वो अपने हिसाब से अपने गांव में ही करे, कोर्ट कचहरी का मतलब रास्ता ना देखे। बस मैं इतना ही कहकर
अपनी बातों को विराम देती हूँ। बाकी सारी बात में